ये कहानी है 1961 के अमेरिका की, जब कोल्ड वॉर के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच टेंशन एक खतरनाक लेवल तक एस्केलेट हो गया और फिर यूएस ने क्यूबा पर एक ऐसा कवर्ट मिलिट्री इन्वेजन लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये महज कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, इसका हर डिटेल सीधे यूएस गवर्नमेंट के एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से लिया गया है, जिसे अब डिक्लासिफाई कर दिया गया है। 13 मार्च 1962 को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने डिफेंस सेक्रेटरी को एक हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सौंपा, जिसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए आगे भेजा जाना था। ये कोई ऑर्डिनरी मेमो नहीं था, बल्कि इसे अमेरिकन मिलिट्री के सबसे सीनियर और पावरफुल लीडर्स ने तैयार किया था। ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें वो खुद अपने ही देश पर अटैक्स करने की परमिशन मांग रहे थे। इस प्लान के अकॉर्डिंग इसका मकसद मॉर्टर शेल्स के गोले दागकर यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस पर जो फैसिलिटीज मौजूद थी उसको नुकसान पहुंचाना था। इस प्रपोजल में सिविलियन एयरक्राफ्ट और शिप्स की फेक हाईजैकिंग का नाटक करना और ग्वांटानामो बे में यूएस नेवल बेस पर खड़े अपने ही एक अमेरिकन वेसल को उड़ाने की बात लिखी थी। यहां तक कि खुद अमेरिका के अंदर सिलेक्टेड जगहों पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट कराकर लोगों में डर फैलाने का भी प्लान था। और इस पूरे प्लान का अल्टीमेट गोल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अटैक्स करवाना और इसका सारा ब्लेम क्यूबा पर डाल देना था, ताकि क्यूबा के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन का बहाना मिले और एक बेवजह के वॉर को जस्टिफाई किया जा सके। वैसे तो इस ऑपरेशन को असल में कभी अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन इसका सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट यही है कि ये अपने एग्जीक्यूशन के बेहद करीब पहुंच गया था। और यही पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स के नाम से जाना जाता है। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पावरफुल लीडर्स, जिन पर उनके देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, उनको ऐसा क्यों लगने लगा कि अपना फर्ज निभाने के लिए उन्हें अपने ही लोगों से झूठ बोलना और उन्हें टेरराइज करना जरूरी है। दूसरे तरीके से कहें तो वो इस ऑपरेशन नॉर्थवुड्स का प्लान क्यों बना रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि ऑपरेशन नॉर्थवुड्स यूएस गवर्नमेंट के सामने खड़ी एक प्रॉब्लम का जवाब था, जिसे अमेरिका क्यूबा प्रॉब्लम कहकर रेफर करता था। क्यूबा सीआईए एंड यूएस गवर्नमेंट के लिए खतरा तब बन गया जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सिगार का शौकीन एक यंग रेवोल्यूशनरी लीडर फिडेल कास्त्रो ने वहां एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू कर दी है। इस रेवोल्यूशन में कैस्ट्रो ने एक अमेरिकन बैक्ड डिक्टेटर को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके अलावा उसने उन सारे वैल्यूएबल लैंड्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड कर दिया जिनसे अमेरिकन कंपनीज दशकों से भारी मुनाफा कमा रही थी, और आज तक इससे यूएस बहुत सारा पैसा जमा कर रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स को ये डर भी सताने लगा था कि किसी भी दिन ये नया लीडर सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला सकता है और क्यूबा किसी भी पल सोवियत यूनियन का अलायंस बन सकता है। इससे अमेरिका के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल राइवल को फ्लोरिडा से बेहद करीब सिचुएटेड एक मिलिट्री बेस मिल जाता, और मिलिट्री प्रेजेंस के इसी डर को जॉइंट चीफ्स ने अपनी क्यूबा प्रॉब्लम का नाम दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस क्यूबा प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस थे। सबसे पहले और सबसे जरूरी, उसने क्यूबा पर एम्बार्गो लगा दिया, जिससे फूड और मेडिसिन को छोड़कर अमेरिका से इस आइलैंड कंट्री पर एक्सपोर्ट होने वाली सारी चीजों पर बैन लग गया। दूसरा, उसने क्यूबा से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली सबसे प्राइमरी चीज और इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू चीनी को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन यूएस का ये कदम बैकफायर कर गया, क्योंकि सोवियत यूनियन ने आगे बढ़कर क्यूबन शुगर को खरीदना शुरू कर दिया। इससे इन दोनों कम्युनिस्ट देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन गया और दोनों के बीच एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप शुरू हो गया। ठीक वही आउटकम जो यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद, और ये थर्ड फेज था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने प्लान्स बनाना शुरू किया। कई स्ट्रैटेजीज तैयार किए गए। स्पेसिफिकली कैस्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए कई सीक्रेट प्लान बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स को फिडेल कैस्ट्रो के इस रिजीम से छुटकारा दिलाना और क्यूबा को वापस से एक ऐसा डिपेंडेंट क्लाइंट स्टेट बनाना था जो अमेरिकन कमर्शियल के इंटरेस्ट में हो। और यूनाइटेड स्टेट्स अपने इस इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, वो हर एक्शन लेने को रेडी थे। और इन्हीं कवर्ट प्लान्स में से एक मेजर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट था, जिसे ऑपरेशन झपाटा नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए सीआईए ने 1500 ऐसे क्यूबा के एग्जाइल्स को रिक्रूट किया जो क्यूबन रेवोल्यूशन के वक्त मियामी भागकर आ गए थे। अब इस तरह यूएस ने क्यूबा के रेफ्यूजीज का एक सीआईए स्पॉन्सर्ड पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया, जिसका मकसद क्यूबा के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना था। ये सीआईए फंडेड एक छोटी सी आर्मी थी जिसका नाम ब्रिगेड 2506 था। इसका काम क्यूबा पर इन्वेड करना और कास्ट्रो को पावर से हटाना था। इसीलिए सीआईए ने इन 1500 लोगों को ग्वाटेमाला के पहाड़ों में बने एक कैंप में ट्रेनिंग दिया। ये एक ऐसा देश था जहां हाल ही में यूएस बैक्ड तख्ता पलट हुआ था और बाद में वहां एक प्रो अमेरिकन डिक्टेटर को सत्ता पर बिठाया गया था।
और ठीक इसी दौरान, जब आगे इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर अभी भी काम चल ही रहा था, कि इसी बीच JF कैनेडी इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा इन्वेजन प्लान उन्हें विरासत में मिला था। प्रेसिडेंट बनने के बाद CIA ने उनको इस प्लानिंग के बारे में ब्रीफिंग दिया। इस प्लान का मकसद क्यूबा से निकाले गए लोगों का इस्तेमाल करके कास्त्रो को जबरदस्ती सत्ता से हटाकर क्यूबा प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इसीलिए CIA के साथ कुछ डिस्कशंस के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी इस ऑपरेशन को गो अहेड दे देते हैं और इस तरह 17 अप्रैल 1961 को ब्रिगेड 2506 ने प्लाया ज़ीरोन पर अपना इन्वेजन शुरू किया। उम्मीद थी कि क्यूबन जनता कास्ट्रो के खिलाफ उठ खड़ी होगी और एक पब्लिक इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये इन्वेजन पूरी तरह फेल हो गया। प्लाया ज़ीरोन क्यूबा के सदर्न कोस्ट पर बसा एक छोटा सा बीच विलेज है। इसीलिए समुद्र तट पर लोकेटेड एक रेडियो स्टेशन ने इन्वेजन वेसल्स को पहले ही आते हुए देख लिया था और उसने ऑलरेडी एक अलर्ट इशू करके मदद के लिए एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स बुला ली थी। खैर, ये इन्वेडिंग शिप्स में से कई शिप्स तो कोरल रीफ में फंस गए या रीफ से टकराकर पानी में डूब गए। अब इन्वेडिंग फोर्सेस का अटैक शुरू होते ही क्यूबन आर्म्ड फोर्सेस ने तुरंत ही जवाब दिया और काउंटर अटैक करके इस इन्वेजन को सिर्फ 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया। इनमें से ज्यादातर इन्वेडिंग सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया और इस ऑपरेशन में सपोर्ट करने के लिए जो 9 अमेरिकन पायलट्स ने फाइटर फ्लाइट्स चलाई थीं, उनमें से 4 को क्यूबन फोर्सेस ने मार गिराया था। लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे US गवर्नमेंट और CIA लगभग 30 सालों तक इसे डिनाई करती रही। लेकिन सच तो ये है कि ये इन्वेजन बुरी तरह से फेल रहा था और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थी। बे ऑफ पिग्स नाम से फेमस ये इन्वेजन कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग डिजास्टर बन गया। JFK ने बाद में CIA के डायरेक्टर को भी इसके लिए अकाउंटेबल बताकर उसे उसके पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि वो ही उस डिजास्टरस अटैक की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार थे। उधर क्यूबा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कास्ट्रो का ऑब्सेशन अमेरिका से अभी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिकी सरकार अभी भी कास्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए पागल थी। अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी डेस्परेट थी कि अब बस उन्हें एक नया प्लान चाहिए था। तो जॉन F कैनेडी ने अपना खुद का प्लान ऑपरेशन मॉनगूज को इनिशिएट किया, जिसे बाद में क्यूबा प्रोजेक्ट भी कहा गया। इसलिए अगले 1 साल में CIA ने क्यूबा के बारे में खुफिया इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों स्पाइज को काम पर लगाया। उन्होंने इस खुफिया मिशन के लिए क्यूबन टेरिटोरियल वाटर्स में सबमरीन्स भेजे, सबमरीन्स से इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया। उन्होंने एंटी कास्ट्रो मूवमेंट को फंड किया और पूरे देश में प्रोपागेंडा फैलाया। वो क्यूबन इंफ्रास्ट्रक्चर को सैबोटाज करते रहे ताकि लोगों में केओस फैले और फिडेल कास्ट्रो को असैसिनेट करने के लिए कई सारे कवर्ट अटेम्प्ट्स भी किए। कैस्ट्रो को मारने के लिए पॉइजन पिल्स तक तैयार की गई, जिन्हें कैस्ट्रो के ड्रिंक में मिलाया जाना था। यहां तक कि उन्होंने अमेरिकन माफियाज को भी इसमें इन्वॉल्व किया। इन माफियाज को इस पॉइजन पिल्स पहुंचाने के लिए हायर किया गया, क्योंकि रिवॉल्यूशन के दौरान उनके कैसीनोज को हवाना से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से हवाना में उनका काफी नुकसान हुआ था और वो इसका बदला लेना चाहते थे। लेकिन US का ये सब एफर्ट्स बेकार गया, कुछ भी काम नहीं आया। हर असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। फिडेल कास्ट्रो सत्ता में बने रहे और लोगों में उनका सपोर्ट जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती गई। दूसरी तरफ US मिलिट्री लगातार मिली इस नाकामी से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी, क्योंकि US गवर्नमेंट को डर था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो क्यूबा पूरी तरह सोवियत के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। इसीलिए उन्हें क्यूबा प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो निकालना था, इससे पहले कि सोवियत यूनियन क्यूबा में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। तो इन सारे फेल्ड अटैक और अनसक्सेसफुल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस नतीजे पर पहुंचे कि कास्त्रो को हटाने का एकमात्र तरीका यही है कि US मिलिट्री खुद क्यूबा में इन्वेड करे और उसे खत्म कर दे। लेकिन उन्हें पता था कि अमेरिकन पब्लिक बिना किसी बड़ी वजह के किसी भी डायरेक्ट ओवर्ट अटैक को सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए अब उन्हें एक एक्सक्यूज, एक जस्टिफिकेशन की जरूरत थी, एक ऐसा बहाना जो इन्वेजन को लेजिटिमाइज दिखा सके। और यही बात हमें उसी डॉक्यूमेंट पर वापस ले आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। यहीं पर ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स की एंट्री होती है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए डिफेंस सेक्रेटरी के पास भेजा गया था। ये एक कोवर्ट और डिसेप्शन प्लान था जिसमें धोखे का सहारा लिया गया था और इसके अंडर यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपने ऊपर फेक अटैक्स करवाता और इसका इल्जाम क्यूबा पर डाल देता। इसका मकसद अमेरिका और क्यूबा के बीच टेंशन को एस्केलेट करना था, ताकि जनता की नजर में क्यूबा के अगेंस्ट उस मिलिट्री इंटरवेंशन को सही ठहराया जा सके जिसकी प्लानिंग US पहले से ही कर रहा था। मतलब साफ था कि अमेरिकन पब्लिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठ बोलकर धोखे में रखने का प्लान था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हर सिंगल डिटेल उस एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में लिखा गया था, जिसे US ने अपने डिजायर्ड आउटकम को हासिल करने के लिए डिजाइन किया था, जो स्पेसिफिकली बस कुछ चुने हुए लोगों ने प्रिपेयर किया था। उन्हें उम्मीद थी कि 1962 की स्प्रिंग में
प्रेसिडेंट इस प्लान को अप्रूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान असल में क्या कहता है। तो इसकी शुरुआत ग्वांटानामो बे में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस से होती है, जहां से प्लान के मुताबिक मीडिया के जरिए फेक रेडियो ब्रॉडकास्ट करके रूमर्स फैलाई जानी थी, ताकि लोगों में पब्लिक आउटरीच किया जा सके। इस प्लान का एक और प्रपोज्ड हिस्सा था कि एक अमेरिकी जहाज को उड़ा देना और इसका इल्जाम क्यूबा पर डालना था। इस स्पेसिफिक ऑपरेशन को रिमेंबर द मेन इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक अमेरिकन वॉरशिप का रेफरेंस था जो लेट 1800 में क्यूबा के कोस्ट के पास डूब गया था, जिसका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक्त क्यूबा में इंटरफियर करने और उसके बाद स्पेनिश फोर्सेस के अगेंस्ट हुए अपने सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए किया था। इस घटना को अक्सर एक कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, जिसे स्पेसिफिकली मिलिट्री इंटरवेंशन को जस्टिफाई करने के लिए रचा गया था। और फिर 1960 के दशक में यूएस मिलिट्री एक बार फिर इसमें शामिल हो गई थी। डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि कैजुअल्टीज और मौतों की रिपोर्ट्स को न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंटली छापा और हाईलाइट किया जाएगा, जिससे देश भर में भारी आक्रोश पैदा होगा और इससे देश भर में गुस्से की एक लहर पैदा होगी जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। इस प्लानिंग के अंडर अमेरिकन सिटीज में, खास तौर पर मायामी और वॉशिंगटन में, नकली आतंकवादी हमले कराना था। इसके अलावा उनका इरादा क्यूबा के रेफ्यूजीज को ले जा रही नावों को डुबोना, रेफ्यूजी टारगेट्स पर नकली शूटिंग्स करवाना और अमेरिकी शहरों के भीतर प्लास्टिक बम धमाके करना भी इंक्लूड था। इनमें से कोई भी एक्शंस महज दिखावा या ड्रिल नहीं होने वाला था। डॉक्यूमेंट में एक्सप्लिसिटली यहां तक लिखा गया था कि लोगों को जेन्युइनली चोट पहुंचाई जाएगी, उन्हें इंजर्ड किया जाएगा, ताकि ये नैरेटिव और ज्यादा बिलीवेबल लगे। और उसके बाद झूठे एविडेंस का इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह अरेस्ट्स किया जाना था। इसका मकसद ये पक्का करना था कि इन इंसिडेंट्स को जबरदस्त पब्लिसिटी मिले, जिससे दुनिया के सामने क्यूबा को एक डेंजरस और इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह पोर्ट्रे किया जा सके। उन्होंने सोचा था कि अमेरिकन एयरफोर्स पायलट्स क्यूबन मिलिट्री स्टाइल एयरक्राफ्ट उड़ाकर निकारागुआ जैसी जगहों पर ले जाएंगे, जहां वो सोवियत यूनियन द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बमबारी करेंगे। इसका मकसद कैन फील्ड्स पर बम गिराना और उनमें आग लगाना था। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये परसेप्शन बनाना था कि क्यूबा एग्रेसिव एक्टिविटीज कर रहा है और इसे अचीव करने के लिए उन्हें ऐसे एयरक्राफ्ट्स की जरूरत थी जो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल हो जैसा क्यूबन मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इसलिए उन्हें यह भी इंश्योर करना था कि उनके एयरक्राफ्ट पर प्रॉपर पेंट वर्क और अप्रोप्रिएट मार्किंग्स बना हो, जो दिखने में क्यूबन मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग ना लगता हो। इसके अलावा इस प्लान में इन प्लेन्स का इस्तेमाल करके, जो दिखने में एग्जैक्टली क्यूबन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे थे, उससे दूसरे देशों पर हमले करना भी शामिल था। इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिकन सिविलियन प्लेन्स को हरास करने के लिए भी किया जाना था, ताकि ऐसा लगे कि ये हॉस्टाइल एक्ट क्यूबा के लोग ही कर रहे हैं। इसके अलावा क्यूबा की गवर्नमेंट को फंसाने की कोशिश में उन्होंने कमर्शियल एयरक्राफ्ट की नकली हाईजैकिंग करने और यहां तक कि एक सिविलियन एयरलाइनर को मार गिराने को स्टेज करने का भी प्लान बनाया था। और अगर इतना काफी भी नहीं था, तो जॉइंट चीफ्स ने एक ऐसा इंसिडेंट को फैब्रिकेट करने की कोशिश की जिससे ऐसा लगे कि कम्युनिस्ट क्यूबन जेट्स ने बिना किसी उकसावे के इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर यूएस एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। और ये सब कुछ दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए रचा जा रहा था, ताकि सबको लगे कि क्यूबा एक थ्रेट बन गया है और उसके अगेंस्ट एक्शन जरूरी है। नॉर्थवुड्स एक बेतुका और रेकलेस प्लान था, जिसे यूएस गवर्नमेंट के कुछ सबसे पावरफुल लीडर्स ने मिलकर बनाया था। ये ऐसे लोग थे जो क्यूबा पर अटैक करने के लिए पूरी तरह इम्पेशेंट हो चुके थे। कहा जाता है कि वो इस प्लान को महज कुछ ही महीनों के भीतर एग्जीक्यूट करना चाहते थे, ताकि सोवियत यूनियन इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन ना कर पाए, क्योंकि उस वक्त तक सोवियत यूनियन ने क्यूबा से ना तो कोई डिफेंस पैक्ट किया था और ना ही वहां अपना कोई मिलिट्री बेस ही बनाया था। तो यहां आप देख सकते हो कि क्यूबा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूएस मिलिट्री कितनी डेस्परेट हो गई थी। अगर प्रेसिडेंट केनेडी ने इस प्लान को अपनी मंजूरी दे दी होती, तो सेना इसे लागू कर अपना काम शुरू कर देती और यूएस मिलिट्री खुद अमेरिकन टारगेट्स पर अटैक्स करती, अपने ही बेस पर हमले करती और अमेरिकी पब्लिक के बीच दहशत फैलाने का काम शुरू हो जाता। लेकिन आखिर में जेएफके ने इस पूरे प्लान को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और यही फैसला ऑपरेशन नॉर्थवुड्स को रोकने की वजह बना। इसलिए नॉर्थवुड्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन इस रिजेक्शन की वजह से जेएफके और मिलिट्री लीडरशिप के बीच बढ़ती दरार का एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बना। ये बात भी सामने आई कि जेएफके और मिलिट्री लीडरशिप के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों क्यूबा को अपने रास्ते से हटाना तो चाहते थे, लेकिन तरीके पर अग्री नहीं थे। उसका एक कारण यह था कि जहां एक ओर मिलिट्री क्यूबा के अगेंस्ट हार्डलाइन एक्शन की वकालत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट केनेडी बे ऑफ पिग्स की ह्यूमिलिएशन के बाद इस तरह के रिस्की ऑपरेशन से बचना चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसा कोई भी कदम उठाना काफी जोखिम भरा होगा
हालांकि 1 महीने बाद उनके पास एक और डॉक्यूमेंट पहुंचा जिसमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की ओर से एक और मेमो भेजा गया था और इसमें यह क्लेम किया गया था कि क्यूबा में कम्युनिस्ट रजीम को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा वहां डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करना ही है। और इसके अलावा इसमें यह रीजनिंग भी दिया गया था कि क्यूबा इस रीजन के दूसरे देशों के खिलाफ डायरेक्टेड एस्पियोनाज, डिस्ट्रक्शन और सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए एक क्रिटिकल ऑपरेशनल बेस की तरह काम कर रहा था। उन्हें इस बात का डर था कि कम्युनिज्म पूरे लैटिन अमेरिका में फैल जाएगा और समय तेजी से निकलता जा रहा था। जेएफके और सेना के बीच ये दरार बाद में भी बना रहा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम भी। उस वक्त जॉइंट चीफ्स सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स चाहते थे, यहां तक कि उन्होंने न्यूक्लियर अटैक तक रिकमेंड किया था और क्यूबा पर इन्वेजन के लिए जोर डाल रहे थे। और एक बार फिर जेएफके मिलिट्री के सामने डटे रहे और उनकी बात मानने से मना कर दिया। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा कि आखिरकार जेएफके ने जनरल लाइमन लेमिन्जर को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के तौर पर दूसरा टर्म देने से मना कर दिया। इसकी वजह शायद ये थी कि लेमिन्जर ने ऑन ऑपरेशन नॉर्थवुड्स की प्लानिंग में क्रूशियल रोल प्ले किया था। बाहर से देखने पर अमेरिकन हिस्ट्री का ये बिजार एपिसोड अमेरिकन सिस्टम के सही तरीके से काम करने की कहानी लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलिट्री लीडर्स ने अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए किसी दूसरे देश पर बिना किसी प्रोवोकेशन के इलीगल इन्वेजन करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनकी इस खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। इससे ही तो इम्बैलेंस ठीक होता है ना? लेकिन रियलिटी ये है कि सारे लोगों का एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। वो था कास्त्रो को सत्ता से हटाना और क्यूबा को यूएस के इन्फ्लुएंस में लाना। फर्क सिर्फ इस्तेमाल किए गए तरीकों में था, ना कि उनकी फंडामेंटल सोच में। सच तो ये है कि अमेरिका इस ऑपरेशन को एक बड़े पैमाने के हमले में बदलने से बस एक आदमी की दूरी पर था। यही सबसे टेरिफाइंग रियलाइजेशन भी है कि यूएस सिर्फ एक डिसीजन दूर था इस फुल स्केल इन्वेजन और फॉल्स फ्लैग टेरर कैंपेन से। अगर जेएफके की जगह कोई दूसरा प्रेसिडेंट होता जैसे कि निक्सन, तो नॉर्थवुड्स को शायद अंजाम दे दिया गया होता। पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे सिनारियो की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ गई होती। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि दशकों बाद भी पॉलिटिकल मिलिट्री मशीन में ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। कुछ रेगुलेशंस और कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़कर आज तक यूएस गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी फंडामेंटली नहीं बदला है। पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आज भी उसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जिस पर 1960 के दशक में काम करता था। और ठीक यही बात इसे इतना डरावना बनाता है कि अगर यूएस गवर्नमेंट को कभी भी अपने इंटरेस्ट्स के लिए कोई बड़ा सिग्निफिकेंट थ्रेट महसूस होता है, तो ऐसी चीज फिर से दोबारा भी हो सकती है, जहां पावर में बैठे लोग किसी मेजर वॉर या लार्ज स्केल अटैक को जस्टिफाई करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर वो अपने ही लोगों को मिसलीड कर सकते हैं।